आज हम बनाएंगे अल्ट्रा चीप गेमिंग पीसी 30,000 के रुपीज में और मैं बहुत सारे प्रोसेसर्स के बारे में बात करूंगा और इस 30,000 के अल्ट्रा चीप गेमिंग पीसी के लिए बेस्ट प्रोसेसर कौन सा रहेगा इस बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा 3000G की, मैं बात करूंगा 3200G की, R5 5600G, 4100, 4500 इंटेल की तरफ से आने वाले 10100F, 10100 और 10105F और 10105 के बारे में, और साथ में लेटेस्ट i3 12100F और i3 12100 के बारे में। और ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे सीपीयूज के बारे में बात करूंगा और उनकी प्राइसेस के बारे में भी बात करूंगा, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, तो ये सब आपको रिटन फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। अगर इस पूरी वीडियो के साथ आपको समझ में ना आए तो आप रिटन में भी देख सकते हो, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, दो तरह के सीपीयूज होते हैं। एक तो वो सीपीयूज होते हैं जो इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ आते हैं, यानी कि आपका सीपीयू गेम चला लेगा और ग्राफिक कार्ड लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे कई सीपीयूज ऐसे भी आते हैं जिन पे आईजीपीयू नहीं आता है, उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, वरना वीडियो भी नहीं निकलेगा उससे। सबसे पहले सबसे सस्ते सीपीयू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है 3000G, जो AMD की तरफ से आता है। ये करीबन आपको 5.9K का मिल जाएगा, मतलब 6000 रुपए का आता है। इस पे आपको आईजीपीयू मिलता है, तो इस पे आप गेमिंग कर सकते हो। 720p की लो सेटिंग्स वाली गेमिंग हो जाएगी। लेकिन गेम कौन से चलेंगे? GTA 5 आप चला सकते हो, 60 FPS तक मिल जाते हैं इसमें 720p लो सेटिंग्स पे। साथ में आप खेल सकते हो गेम जैसे ग्राफिक नॉवल टाइप के गेम्स आते हैं, जैसे लाइफ इज स्ट्रेंज है, वैसे आप खेल सकते हो, 30 FPS मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े भी बड़े गेम्स पे जाते हो, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, साइबरपंक 2077 है, विचर 3 है, असैसिन्स क्रीड वल्हला है, तो इसमें बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। अनप्लेबल फ्रेम रेट्स मिलते हैं आपको, ये गेमिंग नहीं कर सकता, इतने बड़े गेम्स ये नहीं चला सकता, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपको FPS मिल रहे हैं 20, 25, तो ये प्लेबल थोड़ी ना माने जाएंगे। वो भी मैं बात कर रहा हूं 720p की अल्ट्रा लो सेटिंग्स पे। तो मैं बहुत साफ सीधे शब्दों में आपको बताता हूं कि 6000 रुपए के बजट में ये सीपीयू बेकार है गेमिंग के लिए। इससे अच्छा तो आप इंटेल की तरफ जाओ, उस पे आपको बढ़िया सीपीयूज देखने को मिलते हैं, चाहे वो 10100F हो, वो भी आता है 6.5 के बजट में। या फिर आप एक बात समझना आगे वीडियो में, 10100F या फिर 10105F एक ही बात है, आप यही समझ के चलो। ये दोनों 6.5 के बजट पे आते हैं और उससे बेटर है। लेकिन 6.5 के बजट पे ये F सीरीज के इंटेल के प्रोसेसर्स आते हैं, लेकिन F सीरीज के इंटेल के प्रोसेसर्स पे आपको आईजीपीयू नहीं मिलता, इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। बिना ग्राफिक कार्ड लगाए ये गेम नहीं चला सकते। और जहां आप F सीरीज के प्रोसेसर्स की बात कर रहे हो, जैसे 10100F के बारे में बात की मैंने, 10105F के बारे में बात करी, वहीं पे साथ में इसके आ जाता i3 12100F। लेकिन वो पड़ता है 9,500 का, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन बिल्कुल नया है और इन दोनों से 10100F और 10105F से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पैसों में आप अंतर कहोगे आईजी वही 3000 3,500 का अंतर है दोनों में, 10105F में और 12100F में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है 12100F का, वो थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ जाता, तो इस अंतर को आप 4,500 का मानो, क्योंकि वो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड 12100F के साथ लगाने के लिए वो थोड़े महंगे आते हैं इन कंपैरिजन टू जो मदरबोर्ड आपको 10100F और 10105F के लिए मिल जाएंगे। तो 3000G के मुकाबले में अगर आप i3 खरीदते हो इंटेल का, तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? आपको एक्स्ट्रा ये मिलता है 2 कोर 4 थ्रेड एक्स्ट्रा मिलती है। 3000G के मुकाबले में तो बहुत अच्छी है। और अगर आप F सीरीज के प्रोसेसर्स की बात कर रहे हो, तो साथ में आप 12100 की भी बात कर लो, जिसपे आईजीपीयू आता है, जिसके आईजीपीयू का नाम है UHD 730, यानी कि ये नॉन F सीपीयू की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आपको गेमिंग भी करवा देगा बिना ग्राफिक कार्ड लगाए। लेकिन इसकी प्राइस पड़ती है करीबन 12,000। और जब आप 12,000 के रेट पे आप पहुंच जाते हो, वो भी i3 की बात करते हो, तो एरिया शुरू हो जाता है 11400F का, जो कि 13,000 का आता है, और वो i5 है। लेकिन 13,000 के सीपीयू तक तो हम नहीं जा रहे, बल्कि मैं 12100 को भी थोड़ा दरकिनार ही करूंगा, क्योंकि ये 12,000 का है, थोड़ा महंगा पड़ता है हमारे लिए। अब कहानी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। GT 1030 एक बहुत ही वीक जीपीयू है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये 7,500 7,000 का आ जाता है। और जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है, जैसे कि UHD 630 या UHD 730, उनसे तो अच्छी गेमिंग करवाता है। ये कितनी अच्छी कराता है मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या मैं 10100F के साथ, जो कि एक वीक सीपीयू है, वीक सीपीयू इन कंपैरिजन टू 12100F के, उसके साथ 1030 का जो है कॉम्बिनेशन करवा दिया जाए, या फिर खरीद लिया जाए 12100 नॉन F, जिसमें आईजीपीयू लगा हुआ आ रहा है। अब टोटल कॉस्ट 10105F
प्लस GT 1030 की हो गई 13,000 रुपए। और वहीं पे 12100 की आप बात करते हो तो 12100 की प्राइस हो गई 12,000 की। 1,000 रुपए का अंतर पड़ रहा है। अंतर वैसे 1,000 का भी नहीं है, जो 12100 वाला प्लेटफॉर्म है वो भी महंगा होगा, तो अंतर तो बराबर ही है करीबन। लेकिन सवाल कुछ ये है कि एक वीक CPU को वीक GPU के साथ लगा दिया जाए या फिर एक स्ट्रॉन्ग CPU खरीद लिया जाए 12100 जैसा, जिसपे बहुत ही वीक इंटीग्रेटेड GPU आ रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वीक CPU है 10105F जो कि गेमिंग करवा देगा बहुत बढ़िया, वो थोड़े कम ही FPS निकालेगा 12100F या 12100 के मुकाबले में। तो क्या हमें चाहिए अपने ये अल्ट्रा चीप गेमिंग PC के लिए? हमें वो चाहिए, क्योंकि जो हम परफॉर्मेंस डिफरेंस का बात कर रहे हैं 10105F और 12100 या 100F के बीच में, वो परफॉर्मेंस डिफरेंस जो है वो देखने को तब मिलता है जब आप हाई रिफ्रेश रेट पे चलाते हो, 130 FPS निकाल रहे हो। अगर आप 60 FPS की गेमिंग करते हो तो हाँ 5-10 FPS का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या ये इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि आपको दिखाई दे आंखों से? ऐसा नहीं है। लेकिन इस फैसले को करने में थोड़ी सी और मदद हमारी हो जाएगी जब हमें यह समझ में आ जाए कि GT 1030 और UHD 730 में कितना अंतर है। UHD 730 जो है iGPU है, जो कि आपके 12100 पे लगा हुआ आता है, और GT 1030 एक बहुत ही वीक ग्राफिक कार्ड है जो आप अलग से लगाते हो। बाय द वे मैं एक बार दोबारा रिपीट आपको कर दे रहा हूं, जो 10100F और 10100 बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, वो थोड़े अब पुराने हो गए हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी अब कम है। दूसरे अब नए आ चुके हैं। अगर आपको 10 जनरेशन का ही इंटेल खरीदना है i3 तो 10105F और 10105 अवेलेबल है। देखो GT 1030 और UHD 730 में जो अंतर हम देख रहे हैं वो फुल HD की गेमिंग पे देख रहे हैं। ऑब्वियसली लो सेटिंग्स पे ही सब कुछ चलेगा, इस पे तो आप ज्यादा उम्मीद करो ही मत। तो जहां GTA 5 जैसे गेम में आपको GT 1030 पे 80 FPS मिल जाएंगे, वहीं पे UHD 730 पे 50 FPS आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों ही GTA 5 को चला देंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप विचर 3 जैसे गेम की बात करते हो जो कि बहुत पुराना गेम हो गया, ये भी ध्यान रखो आप, तो उसमें आप UHD 730 जैसे इंटीग्रेटेड GPU पे गेमिंग नहीं कर सकते। फुल HD पे आप लो सेटिंग्स पे आप घंटा कुछ नहीं निकाल पाओगे। 20 FPS आपको देखने को मिलेंगे। एक बार को GT 1030 से चला देगा, उसमें आपको 40-42 FPS मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि GT 1030 फुल HD पे गेमिंग करवा सकता है कुछ थोड़े पुराने गेम्स में। बहुत नए लेटेस्ट गेम्स आपके हाई सेटिंग्स पे तो नहीं चलेंगे, लेकिन कई गेम्स ये AAA चला देगा आपको। प्लेबल है, प्लेबल की डेफिनेशन अल्ट्रा चीप PC में थोड़ी सी बदल जाती है। प्लेबल तो हम कहते हैं कि 60 FPS नहीं मिला तो बात करना बेकार है। अब हमें 30 के थोड़ा ऊपर कुछ मिल जाए तो हम ओके हैं, उसको 40-45 में कुछ मिल जाए तो ठीक है। लेकिन यहां पर भी डेफिनेशन इतनी चेंज नहीं होगी कि 30 FPS के आप नीचे गए तो वो तो आप कोई भी हो आप में से, वो तो देखने में ही गेम बुरा लगने लगता है अगर 30 FPS के आप नीचे चले जाओगे। तो डेफिनेशन इतनी भी चेंज नहीं हुई है कि 30 FPS के नीचे भी गेमिंग हो जाती है। दूसरा आप ये समझो मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं डिक्लेयर कर देता कि 10100F या फिर 10105F को आप जिता दो। बिल्कुल ही फायदा ये है 12100F में कि आपको थोड़े से FPS ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, नया CPU है, थोड़ी सी कैश ज्यादा आती है, थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है i3 10105 के मुकाबले में। और मैं थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो इसकी तरफ इसलिए ले आना चाहता हूं 12 जनरेशन के CPUs की तरफ, क्योंकि हम वैसे ही इतने लो पे बात कर रहे हैं कि अगले 3 साल या 5 साल तक ये CPUs चलें, तो इसकी आपको असली ताकत 2 या 3 साल बाद दिखाई देगी, जब बिल्कुल CPU अपने टॉप परफॉर्मेंस टच करने लगेगा। तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो छोटा सा अंतर भी था 10105F और 12100F के बीच में, वो कैसे थोड़ा सा फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन आज शायद आप इतना ना देख पाओ। लेकिन मतलब क्या इतना अंतर है कि जहां 6500 का जो है 10105F मिल जाता है, वहीं ये 9-9.5 का 12100F मिलता है, तो 3000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, बल्कि 3 नहीं 4-4.5 एक्स्ट्रा मानो, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी महंगा है 12100F वाला। नहीं 3,500-4,000 i3 के लेवल पे इतना भी अच्छा नहीं है कि 3,500-4,000 उसके एक्स्ट्रा दे दिए जाए। हाँ 3 साल बाद आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप आज ही हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाह रहे हो, वैसे अल्ट्रा चीप गेमिंग PC क्यों बनाओगे आप अगर आज ही हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाह रहे हो, लेकिन अगर करना चाह रहे हो तो आज देखने को आपको मिल सकता है कि जहां एक CPU में आपको 120 FPS देखने को मिल रहे हैं, दूसरे में आपको 140 मिल गए। वैसे मैं आपको ये बताता हुआ चलूं कि जैसे अगर आप बात करो कि i3 12100F और i3 12100 में क्या अंतर है। एक तो अंतर आप जानते ही हो कि जो F सीरीज का प्रोसेसर है उस पर आपको iGPU देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसके साथ तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। वहीं आप 12100 जैसे CPU पे आप चला सकते हो बिना ग्राफिक कार्ड के, और थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाएगी क्योंकि उस पर UHD 730 तब भी ठीक आता है। मैं 730 को ठीक पता है किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, UHD 630 के में, जो कि आपका 10 जनरेशन के CPUs पे आया करता था। यानी कि अगर आप 10100 खरीदते हो या फिर 10105 खरीदते हो तो उस पे आपको GPU जो देखने को मिलता है वो UHD 630 है। बस अंतर जो है 12100
12100F और 12100 में ये आप अंतर मान लो कि एक 58 वॉट की टीडीपी का है और एक 60 वॉट की टीडीपी का है, वरना सब कुछ सेम है दोनों में। और अगर आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो ना कि तुमने आईजी मेरे बजट में जो है 7000 का कार्ड घुसवाए दे रहे हो GT 1030 जैसा, जबकि 20000 का 1650 भी बहुत दूर नहीं रहा था, दूर तो बहुत रहा था, अभी 13000 का अंतर है अगर आपको 1650 खरीदना है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। उस तरह की बेकार की बातें मैं करता तो नहीं हूँ कि रीसेलेबल है होती है चीजें, बिकता तो कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बिना पे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ GT 1030 के बारे में कि 7000 का कार्ड है तो आप 3000 कम करके 4000 का तो कभी भी बेच लो, कई लोग खरीद लेंगे, आपकी लोकल शॉप्स खरीद लेंगी, क्योंकि उन्हें भी कुछ अंडसंट गेमिंग पीसी बनाने होते हैं। उसके लिए वो GT 1030 जैसे आज भी वो तो GT 710 तक बेच रहे हैं, तो GT 1030 तो तब भी अच्छा है, तो वो 4000 का आपसे ले लेंगे और फिर किसी को चिपका देंगे पूरे 7000 की कीमत में, तो आपका 4000 का जा सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने आपके बजट में 7000 एक्स्ट्रा घुसवा दिए हैं, तो आप अगर उसे ऐड करो ना तो आप उसे 3 से 4000 एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि वापस आ जाने हैं आपके 3000 से 4000 जब आप उसे सेल कर दोगे GT 1030 को। अब बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप भी थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये हम इतने पैसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं हम चुपचाप गेमिंग पीसी बना लेते, क्यों नहीं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह चुपचाप पीसी बिल्ड का आपको बजट बना के बता के ये कंपोनेंट्स खरीद लो और छुट्टी करें इस चीज की। आप ये समझने की कोशिश करो, पैसे इसलिए भी बचा रहे होते हैं जब हम बात करते हैं कि 30,000 का पीसी है, कोई इसमें पैसे छोड़ता है मॉनिटर के, माउस के, कीबोर्ड के, वो फ्री में तो आएंगे नहीं, पैसे तो पड़ेंगे उसके, मतलब मॉनिटर के तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे अच्छे पैसे, एक बार को माउस और कीबोर्ड आप सस्ता खरीद लो। देखो पैसे बचाने की जो बात होती है वो मैं इसलिए भी करता हूँ कि मॉनिटर जैसी चीज जो है वो थोड़ी बहुत आप मानो इररिप्लेसेबल होती है। एक बार आ गया आपका 10-15 हजार रुपए का मॉनिटर तो अब वो है, लेकिन मैं इसका भी आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा। 10-15 हजार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डालने की, 3000 में काम हो जाएगा। अब देखना ही आइडिया में आपको कैसा लगता है, क्योंकि इररिप्लेसेबल चीजों में आपका मॉनिटर हो जाता है, एक बार को आपका PSU हो जाता है, आपका ड्रीम कैबिनेट हो जाता है। जो ड्रीम कैबिनेट है वो थोड़ा महंगा ही आएगा, आप सस्ता मद्दा खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो, लेकिन ड्रीम कैबिनेट एक बार आ गया वो इररिप्लेसेबल नहीं है। रैम बढ़ सकती है, iGPU के साथ आपने CPU लिया है तो उसके साथ एक बार को ग्राफिक कार्ड भी ऐड हो सकता है, लेकिन कैबिनेट एक बार आ गया फिर तो चेंज ही करना पड़ेगा ना, और आपके पुराने कैबिनेट के पैसे खराब हो जाएंगे। और अच्छा कीबोर्ड और माउस मैं कहता हूं एक बार को बिल्कुल ही सस्ते खरीद लो आप, बिल्कुल 1000 रुपए के बजट में या फिर 700 रुपए के बजट में। सब इसे तो आप फेंक देना या साइड में कर देना अलमारी में, फिर खरीद लेना। अभी सारा का सारा बजट जो है, पैसा जो है वो आप पीसी बिल्डिंग में लगाओ, क्योंकि पीसी एक बार अच्छा बन गया वो हमेशा हमेशा के लिए, माउस कीबोर्ड तो बाद में भी आ जाएंगे। यहाँ जब बात चली रही है GT 1030 जैसे ग्राफिक कार्ड की, तो GT 710 और GT 730 को हम कैसे भूल सकते हैं, इन्होंने भी बहुत लूटा लोगों को, बहुत बेवकूफ बनाया है। तो ये बात कर ही ले रहे हैं, जब इतने लो लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये भी क्या लेना ठीक रहेगा, और क्या ये UHD 730 या UHD 630 के मुकाबले में कैसे हैं। देखो ये बेकार है, GT 710 आज भी जो है 4000 का बिक रहा है, ये बिल्कुल बेकार है, ये कुछ गेमिंग फेमिंग आपको नहीं करवा पाएंगे, इसमें पैसे लगाने बिल्कुल ही बेकार है। इसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो इसलिए लगा रहे हो कि आपने 10100F जैसा या 10105F जैसा CPU खरीदना है और सिर्फ आपने वीडियो चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं, मान लो हमने कॉम्बिनेशन करवा दिया i3 12100F का GT 1030 के साथ, जिसका टोटल बजट हो जाएगा 16,500, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 12100F का GT 1030 के साथ, इसका मुकाबला करवाएं हम 5600G के साथ, उसका प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा सस्ता, आपको ASRock के आज भी मदरबोर्ड मिल जाएंगे 3500 रुपए, जिसपे आप 5600G चला सकते हो। तो 16,500 रुपए का बजट, मदरबोर्ड की भी बात ही नहीं कर रहे, 16,500 का बजट हम मुकाबला करवा रहे हैं 19,000 का। क्या कुछ फायदा होगा अगर इस पे जाएं तो? देखो अगर गेमिंग की आप बात करो मोटी मोटी, तो GT 1030 और 5600G पे जो आपका लगा हुआ आता है iGPU जिसका नाम है Vega 7, ये गेमिंग में करीब करीब बराबर ही है। किसी गेम में GT 1030 बहुत ज्यादा निकल जाता है तो किसी में Vega 7। ओवरऑल बात करी जाए तो दोनों बराबर है। ये आपको बड़े से बड़े गेम्स में भी आपको ऐसे 30 FPS की दोनों ही गेमिंग करा सकते हैं। अब मैं बैठ के वीडियो बना ले रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अब GT 1030 और Vega 7 के अंदर गेमिंग की आप बात कर रहे हो ना, तो आप ऐसे समझ लो कि GTA 5 जैसा गेम है, उसमें आपको 90 FPS मिल जाएंगे GT 1030 पे, और वहीं 5600G जो ऐसा प्रोसेसर जो है वहां पर आपको 70 FPS मिल जाएंगे, चलाएंगे दोनों, लेकिन आपको Vega 7 पे कम मिल रहे हैं। वहीं Assassin's Creed Valhalla जैसा गेम है वो तो GT 1030 में एकदम ही दम तोड़ देता है, लेकिन 5600G जैसा CPU जिसपे Vega 7 है उस पे तब भी आपको 30 FPS देखने को मिल जाते हैं, तो गेमिंग तो हो ही जाती है। और अगर आप CPU वाइज बात करो तो जैसे कि 12100F है तो वो 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, वहीं पे 5600G है वो 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, तो उसकी एक बार को थोड़ी सी मल्टी कोर प्रोसेसिंग तेज है 5600G। लेकिन गेमिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि 12100F तेज है। जो CPU वाली चीज है
गेमिंग के अंदर वो 1200F के अंदर तेज है। वैसे तो बराबर ही मानो इन दोनों को, लेकिन फिर भी 1200F की थोड़ी सी तेज है। और आपको एक बुराई बताऊं 5600G की, आपको डे 1 से ही 2 स्टिक चाहिए होंगी 5600G के लिए, क्योंकि आप ये याद रखो, मैंने अभी तक वीडियो में ये बात नहीं बताई है कि iGPU को अपनी जो सिस्टम रैम होती है, कंप्यूटर की रैम जो होती है वो लेगा, वो अपनी तो कोई VRAM लेके आ रहा नहीं है, यही ग्राफिक कार्ड लगाया होता, वो अपनी VRAM लेके आ रहा होता तो सिस्टम रैम से लेगा ना वो। और 5600G या AMD का कोई भी प्रोसेसर, उसे 2 रैम स्टिक्स चाहिए ही चाहिए। वहीं पर आप जो है 12100F जैसा CPU एक स्टिक पे चला सकते हो और आपको परफॉर्मेंस भी गेमिंग में अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, रैम की बात तो मैं ये अल्ट्रा चीप गेमिंग PC के बारे में जब रैम की बात करूंगा तब ज्यादा करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ कह दे रहा हूँ कि 12 जनरेशन के इंटेल के CPUs भी अगर आप डे 1 पे एक स्टिक से चला सकते हो, लेकिन फायदा होगा अगर आप 2 स्टिक लगा लेते हो। जो आपका एवरेज FPS है 0.7 FPS है और 1% FPS है, वो थोड़े से आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर वही मुद्दे की बात मैं आपको कर दूं कि इंटेल के प्रोसेसर्स पे आप डे 1 पे एक रैम स्टिक लगा के काम चला सकते हो, गेमिंग अच्छी ही होगी। जो परफॉर्मेंस की बात होती है ना कि 5600G ज्यादा निकाल देता है 1030 से, GT 1030 से, वो इसलिए होती है क्योंकि उस पर डबल रैम स्टिक लगी हुई है। तो हम तो अपने अल्ट्रा चीप गेमिंग PC में एक ही रैम स्टिक लगा रहे हैं। बहुत सारे CPUs की बात हो गई, हमने 3200G की बात नहीं करी। चलिए 3200G की भी बात कर लें, ये भी बड़ा प्यारा और दुलारा रहा है, इसने भी कई अल्ट्रा चीप गेमिंग PCs वालों को गेमिंग करवाई है। लेकिन 3200G को अब मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। एक तो सालों हो चुके हैं, दूसरा मेन रीजन ये है कि ये एक तो 6000 का नहीं बिक रहा है और कई जगह पे ये अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अब जो अल्ट्रा चीप गेमिंग PC बनाना चाहते हैं वो 3200G को छोड़ के जो इंटेल के i3s हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। फिर और AMD वही वाली कहानी कि आपको 2 रैम स्टिक लगानी ही पड़ेंगी। CPU साइड इसकी बहुत कमजोर है। GTX 1650 आप जैसा ग्राफिक कार्ड लगाओगे उसको भी ये बॉटलनेक करेगा। और डेफिनेटली 3200G एक बार को फ्यूचर प्रूफ नहीं है। मैं ये तब भी कह सकता हूँ 10105F और 10100F के बारे में, और भरोसे से कह सकता हूँ 12100F के बारे में कि ये तब भी फ्यूचर प्रूफ है। आइए आप बात कर लेते हैं 2 बहुत ही बेकार CPUs के बारे में जो कि लॉन्च हुए हैं। वो है R3 4100 और R5 4500। 4100 जो है 4 कोर 8 थ्रेड का CPU है, ये 11000 का आता है। 4500 जो है वो आपका 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है और ये 12000 का आता है। और इन्हें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, सीधी सी बात ये है कि 12100F जैसे CPU के आप कंपैरिजन करवाओ जो कि 9500 का आता, उनके कंपैरिजन में दोनों ही बेकार है। मतलब R3 4100 और R5 4500 के बारे में तो उन लोगों को बात करनी चाहिए जिन्होंने PC बनाया था 3000G पे और उन्हें कुछ अपग्रेड करना है। अब तो भी उन्हें मैं कहूंगा कि 4100 और 4500 जैसे बिल्कुल CPU बेकार है। इससे अच्छा तो आप अगर अपग्रेड कर ही रहे हो तो कम से कम 5500 या फिर R5 5600 जैसे CPUs की तरफ जाओ, वरना इनका 4100 का 4500 का कोई फायदा नहीं। जितनी इनकी प्राइस है उतना ही कुछ नहीं दे पाते। बड़ी खुशी होती है मुझे कि AMD ने बिल्कुल जो बजट या अल्ट्रा चीप PCs का जो मार्केट था वो इंटेल ने पूरी इनकी तरफ से दे दिया है। आप देख रहे हो इंटेल की ज्यादा बात कर रहे हैं, AMD की बहुत बात कम कर रहे हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो UHD 630 और UHD 730 की जो बात है वो बहुत ही क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि UHD 630 वीक है इन कंपैरिजन टू UHD 730। UHD 730 को मैं तब भी कह सकता हूं कि थोड़ी इस पे आज की गेमिंग हो जाएगी। 630 रियली वीक है और वैसे ही हम इतने लो लेवल पे बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी मिले, कुछ भी एक्स्ट्रा पावर मिले वो ले लेनी चाहिए। और देखो जो मैं मॉनिटर की आपकी बात कर रहा था ना कि वीडियो में कि आपका 18000 20000 का काम जो है 30,000 में हो जाएगा, वो आपका ऐसे हो जाएगा कि जो काम हम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि कुछ चीजें इररिप्लेसेबल होती हैं, एक बार आ गई तो फिर जा नहीं सकती। उनमें से मॉनिटर भी होता है कि अगर आपने 10,000 रुपीज का एक 21 इंच का अच्छा IPS आपने मॉनिटर खरीद लिया, अब वो आपके साथ हो गया। ये जो पैसे मैंने बचवाए हैं आपके, वो इसलिए भी बचवाए हैं, थॉट दे रहा हूं आपको कि आप चाहो तो आज 3500 रुपए का 16 इंच का मॉनिटर खरीद लो, बिल्कुल ही बेकार वाला। मतलब बस एक मॉनिटर है और 3500 रुपए का आया है। और 3500 का मॉनिटर ये पूरी तरह से बेकार नहीं होगा। जब आप नया मॉनिटर अपना अच्छा IPS फुल HD लेना, आप 18000 का लेने जा रहे हो या 15000 के ऊपर कोई भी अपना मॉनिटर लेने जा रहे हो, तो आप इस सबसे सस्ते वाले 16 इंच के 3500 के मॉनिटर को बेच सकते हो और इसे हाथों हाथ कोई भी ले लेगा। कोई भी लोकल PC शॉप ले लेगी,
मॉनिटर बेचना इतना मुश्किल नहीं होता है, जिस चीज की डिमांड है उसके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। 3.5 का लिया है तो 2 का तो ये आराम से बिक जाएगा। और आप जब कहोगे ना कि 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, कोई भी ले लेगा यार, मैं ले लूंगा, खुशी खुशी ले लूंगा बिना सवाल पूछे। तो चीपेस्ट ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया कि आपको UHD 730 जो आपको 12100 पे मिलेगा, जो कि CPU आता है 12,000 का, उसका कॉम्बिनेशन आप एक बहुत ही सस्ते मॉनिटर के साथ कर दो और आपकी गेमिंग चालू। ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है और सबसे आसान में से भी है। ना ग्राफिक कार्ड खरीदने बेचने का लोचा, ना लगाने का लोचा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बिल्ड चाहिए आज ही, तो प्रॉपर बिल्ड के लिए तो आपको i3 10105F जैसे CPU का कॉम्बिनेशन आपको GTX 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड के साथ करना चाहिए, जो कि ग्राफिक कार्ड आता है 20,000 रुपए का। तो प्रॉपर गेमिंग आपकी हो गई स्टार्ट, इसमें कोई कमी नहीं है आपकी, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे और बढ़ा सकते हो, 4,000 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, प्लेटफॉर्म के थोड़े से बढ़ गए और थोड़े से बढ़ गए आपके 12100F CPU लेने के पैसे, अगर बढ़ा सकते हो आप, तो 12100F का कॉम्बिनेशन GTX 1650 के साथ भी बहुत अच्छा है। और ये CPU एक बार को आज उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा आपको, लेकिन भविष्य में जाके ये आपकी बॉटलनेकिंग रोकेगा। ये नया CPU है 12100F, इसके आपको एक्स्ट्रा कैश मिलती है। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हर जगह पैसे बचाते हुए आप आ रहे हो, तो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मत दो आप 12100F के, आप 10105F भी खरीद सकते हो आज। और अगर आप बना रहे हो मिडिल बिल्ड, ये हम बात तो कर रहे हैं सबसे सस्ते PCs की, तो आप ये भी कर सकते हो कि 10105F का आप कॉम्बिनेशन करा दो GT 1030 के साथ, और तैयारी कर रहे हो, पैसे इकट्ठे कर रहे हो कि जब प्रॉपर्ली पैसे हो जाएंगे तब ग्राफिक कार्ड खरीदूंगा। और याद रखो, GT 1030 आप बेच के जो है वापस भी ला सकते हो पैसे, 3,000 से 4,000 रुपए। अब ये मैंने इतनी सारी बातें इस वीडियो में बताई हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, तो ये लिखित फॉर्म में भी मैं आपको दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर चले जाइएगा, आपको ये सारी चीजें लिखित में मिल जाएंगी। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में बोले हैं, उन सबके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडियन कमेंट चैनल। तब तक वीडियो में, तब तक गुड बाय।